हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीआर लर्निंग ऐप। आपका जो है आज फिर से मैं देवेंद्र कुमार जनरल साइंस की कुछ टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्पल्स यानी आवेग तक पढ़ा था, है ना। आज हम लोग जो है इसके आगे की बात करेंगे। इसके आगे हमारे पास क्या होगा आज। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति नियम। हम बता दें न्यूटन के तृतीय गति नियम को। अब न्यूटन के तृतीय गति नियम में हाँ, न्यूटन का जो हमारा तृतीय गति नियम है उसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि ये नियम कहता क्या है। ठीक है, इस नियम के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग इसमें करेंगे। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमारे पास रहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम लोग इसकी बात भी करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात होगी। ठीक है, ये सारी चीजें तो इसमें सीधी सी बात है, एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है। क्या है? एवरी एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि हम लोग जो है इस चीज को हम लोग देखेंगे क्या कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात होगी हमारी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रत्येक क्रिया के बराबर, है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया कहने का मतलब है क्या कि हम लोग हमेशा इस चीज को नोटिस करते हैं, हमेशा इस चीज को हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, चाहे हम उसको कुछ भी करें, उसकी स्थिति को चेंज करने की कोशिश करें, है ना, या फिर उसके शेप को बदलने की कोशिश करें, या बाद बाकी और भी किसी चीज, जब उसकी किसी भी परिस्थिति को बदलने की जब हम लोग कोशिश करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके तरफ से भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, यानी कि उसके उस वस्तु के तरफ से भी हमारे तरफ, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए जो है कोई एक फोर्स फोर्स जो होता है वो कार्य करता है, यानी कोई एक बल जो है वो हमारे तरफ कार्य करता है। तभी तो किसी भी वस्तु को हटाने में या किसी वस्तु की स्थिति को बदलने या उसके शेप को बदलने में हमें बल लगाने की जरूरत पड़ती है ना। बल बल शब्द की उत्पत्ति ही इसी इसी से हुई है कि अगर आप किसी भी वस्तु पर जब बल लगाने यानी किसी भी वस्तु की स्थिति बदलने की कोशिश करते हो, अभी हम बल की बात नहीं करें, अभी हम ये कहें कि अगर आप किसी भी वस्तु की स्थिति बदलने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर बल लगाओगे आप, है ना। तो वो जब आप बल लगाओगे तो वो वस्तु भी आप पर उतने ही मैग्नीट्यूड यानी उतने ही परिमाण का बल लगाएगी। ठीक है, तो इसी को न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहा जाता है, यानी कि न्यूटन के थर्ड यानी तृतीय नियम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका जो रहता है वो रहता है कि F1 इज इक्वल टू आप लगा सकते हो -F2। ठीक है, ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये चीज हमने बताया। यानी कि दूसरा एफ जो होगा, यानी जो वस्तु द्वारा जो बल लगाया जाएगा F2, वो F1 के विपरीत दिशा में होगा, है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ अभी हमारे लर्निंग केबीआर लर्निंग ऐप
भी चालू हो चुके स्टार्ट हो चुका है। आप उसको भी आप वहाँ से जा कर के प्ले स्टोर से आप केवीआर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो है आपका दरोगा का टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुका है, आप वहाँ पे जा कर के टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि हमने न्यूटन के तृतीय गति नियम को हमने यहाँ से देख लिया। हर जगह हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, हर जगह बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। हम इसके बाद की बात करेंगे, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत को देखेंगे कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है हमारा, है ना। तो इस चीज के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, है ना, कि किसी भी वस्तु का संवेग, है ना, किसी भी वस्तु का संवेग, है ना, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और एवं ना ही एवं ना ही समाप्त किया जा सकता, जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु का संवेग, अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि जो संवेग की बात हमारे पास आती है ना, अर्थात संवेग के लिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो संवेग में हमारे लिए रहेगा कि कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उस वस्तु का संवेग, कुल संवेग जो होता है वो स्थिर होता है, यानी एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो संवेग आपका है ना, वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या, इसका हिंदी अगर इसका इंग्लिश लिखने जाए, है ना, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी कैन नाइदर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी का, है ना, किसी भी वस्तु का जो है आपका जो मोमेंटम है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, है ना, यानी कि इसमें जो होता है, अगर हम इसकी बात और भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या कर सकते हैं, स्टार मार्क वाली बात, है ना, तो लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण संरक्षण
का सिद्धांत हमेशा एक आदर्श, है ना, आदर्श प्रणाली के लिए या आदर्श वस्तु के लिए, है ना, ये कर दीजिए, आदर्श वस्तु के लिए ही लागू होता है ना, आदर्श वस्तु के लिए लागू होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा इसका क्या है ना, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी वस्तु का, है ना, किसी भी, समझ में बात आ रही है ना, किसी भी वस्तु का कुल संवेग, कुल संवेग एक नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसमें किसी भी वस्तु का संवेग, है ना, किसी भी वस्तु का कुल संवेग जो होता है एक नियतांक होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें इसकी, तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना, बुलेट स्टार मार्क में लिख सकते हैं, है ना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, इज ऑलवेज applicable applicable for an ideal body। ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन जो लॉ है ये हमेशा सिर्फ आइडियल बॉडी के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि अब इसका नेक्स्ट हिंदी जो है वो क्या है, दूसरा है टोटल, टोटल मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास रहता है m1 u1 प्लस में m2u2। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास रहेगा इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2। ठीक है, ये हो जाता है, ये हमारा रहता है क्या, ये हमारा रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला।
समझ में बात आ गई। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, जो कांस्टेंट वाली बात है ना, m1 v1, है ना, प्लस में यहाँ पे m2 v2, माइनस में यहाँ पे m1 u1, और माइनस में m2 u2 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास होता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ये जो हैं आपके स्टेटमेंट और इसके फॉर्मूलाज थे। बात समझ में आ गई हमारे पास? ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि अब जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है ना, वो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, तब तक आप लोग जो है, ठीक है, इस चीज़ को जो है अच्छे से आप लोग को मैंने बता दिया था। केबीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म का ऐप भी है, आप वहाँ पे प्ले स्टोर पे जा करके आप वहाँ से उसको इंस्टॉल करके वहाँ से टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत जल्द ही जो है आपके लिए, आपके सामने जो है बीपीएससी एईडीओ के क्वेश्चंस भी डील किए जाएंगे, है ना। यूट्यूब पे मैं आऊँगा जनरल साइंस के क्वेश्चन को लेकर के, और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें भी आपके लिए होंगी। ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आने का क्या मतलब है हमारे पास, अब है रॉकेट प्रपल्शन, है ना। रॉकेट प्रपल्शन क्या होता है इसकी बात हम लोग करेंगे, यानी कि रॉकेट प्रणोदक इसको कहा जाता है। प्रणोदक, ठीक है। ये है हमारा है रॉकेट प्रणोदक। क्या कहता है रॉकेट प्रणोदक? ठीक है, इसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रॉकेट प्रणोदक हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अब देखिए, तो लिखेंगे रॉकेट प्रणोदक, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे बातें आएंगी कि रॉकेट प्रणोदक हमारे लिए क्या रहता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यही है ना हमारे पास। हाँ, तो रॉकेट प्रणोदक एक, है ना, एक प्रणाली है, चाहे इसको लिख सकते हैं प्रौद्योगिक, है ना, औद्योगिक, एक प्रौद्योगिक प्रणाली है जो रॉकेट को रॉकेट को ना गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर ऊपर की तरफ धकेलता है, की तरफ ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, यानी कि रॉकेट प्रणोदक एक प्रौद्योगिक प्रणाली है ना, एक इंजीनियरिंग है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर
ऊपर की तरफ धकेलता है या फिर ऊपर की तरफ उसे गति प्रदान करता है, दोनों चीज लिख सकते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, है ना। क्या ऊपर की तरफ धकेलता है ना, या ऊपर की तरफ गति, ऊपर की तरफ गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखेंगे रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट प्रपल्शन is a is an engineering system those who applied a gravitational applied a force applied a force against gravity and push in uh, and push in upward, है ना, push in upward direction और give give a motion, give motion मोशन। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ या तो धकेल देता है, पुश करता है, या फिर ऊपर की तरफ क्या करता है, गति प्रदान कर देता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉकेट प्रपल्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पे सबको, ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास आता है इसके बाद, है ना, रॉकेट प्रपल्शन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और जानेंगे कि आखिर हमारे पास रॉकेट प्रपल्शन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है ना, ताकि वो जो है आपका जो होता है विपरीत दिशा में बल लगाता है ना। रॉकेट प्रपल्शन में जो ऊर्जा यूज़ किया जाता है उसको रासायनिक प्रणोदन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो रॉकेट जो होता है ना, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन में जो होता है हम लोग ईंधन को जलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसको जब जलाया जाता है तो जा कर के हमारा जो होता है काफ़ी भारी मात्रा में जो है रॉकेट जो होता है क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ता है ना। ये भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही बात करता है ना इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहती हैं। बात समझ में, ये रॉकेट प्रपल्शन बेसिकली जो होता है कि अभी हमने पढ़ा था न्यूटन्स का थर्ड लॉ, तो रॉकेट प्रपल्शन उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि नीचे से जो है ईंधन निकलता है और रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब हम इसकी और भी कुछ बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे, है ना।
तो अब हम ये बता रहे थे क्या, कि हमें जो है, हम रॉकेट में जो है कौन सा फ्यूल्स यूज़ करते हैं, है ना। जो पिछला जो टॉपिक हमारा रॉकेट प्रपल्शन था, हम उसमें बात कर रहे थे। तो हम इसमें कौन सा फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उसकी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात फ्यूल्स की जब करें, तो इसमें हम लोग बात करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लिक्विड हाइड्रोजन की। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन हमारे पास ये पहला रहता है, यानी तरल हाइड्रोजन। तरल हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो रहता है इसमें तरल हाइड्रोजन के बाद जो रहता है, जिसको LH2 भी हम लोग कहते हैं, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में LH2 भी बोला जाता है। ठीक है, LH2 यानी लिक्विड हाइड्रोजन जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे टू यहाँ पे मत लिखिएगा, नहीं तो सब समझेंगे गड़बड़ है। LH2 ये इस तरीके से, है ना। लिक्विड हाइड्रोजन रहता है, इसका यूज़ करते हैं। फिर आप रॉकेट ग्रेड केरोसिन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना। इसमें होता है, आप नहीं कर सकते, होता है यूज़। रॉकेट ग्रेड केरोसिन। ठीक है, यानी सिंपल केरोसिन लिख सकते हैं आप, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन भी होता है यहाँ पे। इसमें रॉकेट प्रपल्शन में हमारे लिए जो होता है, केरोसिन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यूजुअली जो बर्न होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन बर्न होता है। ठीक है, जो हमारे पास रहता है ना। यूजुअली, यूजुअली जब बात करेंगे, है ना, तो यूजुअली जो होता है बर्न कौन होता है, यूजुअली बर्न कौन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन। क्या बर्न होता है, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिक्विड ऑक्सीजन भी बर्न होता है, यानी कि तरल ऑक्सीजन, ये बर्न होता है, जलता है रॉकेट प्रपल्शन में। तो ये तीन मुख्य रूप से जो होते हैं आपके, जो होते हैं फ्यूल्स के रूप में रॉकेट में यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। LH2 और LOX, इसको LOX भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, LOX। इन दोनों का मिक्सचर फॉर्म जो होता है रॉकेट के ईंधन में डाला जाता है, और उसके बाद जो है आपका इंजन चालू होता है, जिसमें कि आपका लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो जलता है। ठीक है, दोनों चीज़ें जो भी आप ये, और ये तीन मुख्य हैं, इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं, रॉकेट प्रपल्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से? ठीक है, चलिए। अब यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट जब बढ़ेंगे, आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बल की, है ना, यानी कि फोर्स की। फोर्स यानी बल, हम लोग बल की बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग बल की बात करेंगे कि एक बल क्या होता है हमारा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है सब? चलो, तो बल जो होता है क्या होता है, सिंपल सी बात हम लोग कहते हैं, इसका डेफिनेशन अगर लिखना होता है तो सिंपल लिखते हैं, पुश और पुल, है ना। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, बस सिंपल, नोन एज फोर्स। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ, धक्का, है ना, धक्का या खिंचाव। ठीक है, धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं।
ठीक है, समझ में बात आ गई। धक्का या खिंचाव को क्या कहेंगे? बल कहेंगे यहाँ से हम। ठीक है, बल जो होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारे पास क्या है? बल के प्रकार। तो जब बल के प्रकार की बात आती है, ठीक है, तो इसमें दो तरह के बल होते हैं। पहला होता है आपका कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स यानी कि स्पर्श बल। ठीक है, स्पर्श बल। अब स्पर्श बल क्या होता है ना, तो यहाँ पे जब दो वस्तुएं, है ना, लिखते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में आकर, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, करते हैं, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में जब आती हैं और संपर्क में आकर के जब एक दूसरे पे बल लगाती है, तब हम उसे संपर्क बल कहते हैं, यानी कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, या फिर स्पर्श बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे संपर्क लिख दिए, यहाँ स्पर्श कर दीजिए, है ना, स्पर्श। समझ में बात आ गई यहाँ पे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली कांटेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स come to be physically contact, when two objects are come to be physically contact, then both are applied force, both are applied force on each other, है ना, on each other। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के
संपर्क में आती है तब हम उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बल कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। ठीक है, ये तो पहला हो गया कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के भी दो जो होते हैं, कांटेक्ट फोर्स के भी जो होते हैं टाइप्स होते हैं हमारे पास, है ना। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले एक बात यहाँ पे कर लेंगे, तो किसकी बात कर लेंगे, तो स्पर्श बल के प्रकार, है ना। स्पर्श बल के प्रकार। तो जब स्पर्श बल के प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स होता है, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो जब टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स की जब बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स की जब बात करते हैं, तो इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका घर्षण बल, एक होता है आपका घर्षण बल, ठीक है, जिसको कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है आपका मस्कुलर फोर्स, है ना, मांसपेशीय बल, मांसपेशीय बल। ठीक है, मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, ये होता है मस्कुलर फोर्स। ये दो तरह के आपके बल हो गए, है ना। यानी कि एक हो गया फ्रिक्शनल यानी घर्षण बल, और दूसरा आपका हो गया मांसपेशीय बल। तो अगर घर्षण बल की बात करें तो इसमें दो वस्तुएं, है ना, आपस में एक दूसरे पर अपोजिट दिशा में क्या करते हैं, विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें, यानी पहले इसको डिफाइन करने की बात करें, ठीक है, घर्षण बल। तो अगर घर्षण बल की अगर हम बात करते हैं, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, घर्षण बल की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें लिखते हैं जब दो वस्तुएं, है ना, दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे पर एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, लगाते हैं, तो उसे घर्षण बल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे घर्षण बल कहते हैं। समझ में बात आ गई। ठीक है, ये आपका घर्षण बल हो गया यहाँ से। अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। पहले इसका इंग्लिश देख लेते हैं, है ना। लिखते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स
when two objects are come to be in physically contact physically contact then both objects applied their force in opposite direction in opposite डायरेक्शन। समझ में बात आ गई? यहाँ पे घर्षण बल जो होता है जब दो वस्तुएं आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आती हैं, है ना, तब जा कर के वो क्या करती है, एक दूसरे पे फोर्स लगाती है ना, विपरीत दिशा में, तो हम उसे घर्षण बल कहते हैं। अब इसका है मांसपेशीय बल, है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, मांसपेशीय बल है, बी नंबर। मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, है ना, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स में हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब किसी जीव द्वारा, अब भाई कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं, बल तो दोनों ही लगाते हैं, है ना, जीव भी बल लगाता है और मनुष्य भी बल लगाता है, बल तो दोनों लगाते हैं, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें कि जब किसी जीव द्वारा, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब किसी जीव के, है ना, जीव के मांसपेशियों मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं, तो उसे मांसपेशीय बल, है ना, मांसपेशीय बल बल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब यहां से हमारे पास इंग्लिश में भी लिखें, व्हेन फोर्स अप्लाइड बाय, जीव को आप क्या लिख सकते हो, है ना, बाय आप लिख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं, है ना, बाय यहाँ पे हम ह्यूमन लिखते हैं, बाय ह्यूमन, ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमंस मसल्स, है ना, ह्यूमन मसल्स, देन it said to be muscular force।
मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ये चीज़ है। आप यहाँ से हम लोग जो है मसल्स की बात हमने कर ली, है ना। समझ में बात आ गई यहाँ पे, है ना। ये चीज़ होता है मसल्स। चलिए ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ना यू ही ठीक था हमारा, है ना। ये स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। मसल्स ही होता है, MUSCLES। ठीक है, मस्क्यूलर फोर्स होता है हमारा, CLES होता है, मसल्स होता है। ठीक है, ये चीज़ सुधार लीजिएगा। और मस्कुलर फोर्स में हमारे पास ये सारी चीज़। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या करते हैं, मसल्स यानी मसल, ह्यूमन मसल्स के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है तो उसको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। ये तो हो गए दो कांटेक्ट वाले। दूसरा जो हमारे पास रहता है वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। यानी कि नॉन कांटेक्ट में असंपर्क बल इसको कहा जाता है, या अस्पर्श बल बोला जाता है ना। अस्पर्श बल। तो अस्पर्श बल किसे कहते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब दो वस्तुएं आपस में बिना एक दूसरे के संपर्क में आए जब बल लगाते हैं तो हम लोग उसे अस्पर्श बल बोलते हैं, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब दो वस्तुएं, है ना, जब दो वस्तुएं हमारे पास जो है, ठीक, बिना एक दूसरे के, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए, है ना, संपर्क में आए, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, हैं, तो उसे अस्पर्श बल कहते हैं। ठीक है, अस्पर्श बल कहते हैं। समझ में बात आ गई हमारी यहाँ पे। यानी कि अस्पर्श बल क्या हो गया, बिना एक दूसरे के टच किए हुए ही एक दूसरे पे क्या कर देना, बल लगा देना, तो हम लोग उसे अस्पर्श बल कहते हैं, है ना। when two objects or two objects applied their force without physically contact, physically, है ना, विदाउट फिजिकली कांटेक्ट,
then it is known as नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट ये कहते हैं। यानी कि बिना एक दूसरे के संपर्क में आए जब फोर्स लगा दिया तो उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। समझ में बात आ गई यहाँ पे, जिसका कि पहला हमारे पास एग्जाम्पल है। हम लोग अगर लिखें तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास है क्या, चुंबक, चुंबकीय फोर्स, चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, और तीसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दो चीजें होती हैं, तीन चीजें। ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल दो चुंबक के द्वारा या फिर चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ पे लगाए जाने वाला बल। और विद्युत चुंबकीय बल जिसको कि हम लोग आवेश द्वारा बल लगाया जाता है ना, किसके द्वारा लगाया जाता है, आवेश के द्वारा बल लगाया जाता है। तो ये हमारे तीन तरह के जो बल होते हैं इसको मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो हम क्या क्या बात कर सकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात अगर करें, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सिंपल लिखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका होता है वो क्या होता है, तो ये सिंपल सी बात होती है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, है ना, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, है ना, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ठीक है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, सेकंड नंबर पे हमारा चुंबकीय बल, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, चुंबक द्वारा द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल,
चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल, ठीक है, चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। समझ में बात आ रही ये चीज है, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, है ना, ये चीज हो गया। यानी कि आपका जो है चुंबक द्वारा लगाया गया फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स कहला जाएगा। थर्ड नंबर पे जो है आपका, है ना, क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, है ना, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। इस इनके इक्वेशन जब हम ये इस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल में क्या होता है, आवेश द्वारा लगाया गया बल, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, सिंपल सी लाइन है, इसको समझ में बात आ गई। तो ये तीन तरह के जो हैं आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स आपके हो गए, ठीक है। यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, है ना, और आपके जो हो गए कि क्या हो गए आपके, और आपके हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, है ना, ये सारे बल, यानी कि बलों के प्रकार को हमने आज डिस्कस कर लिया। यानी कि यहाँ से बल जो है आपका वो हो गया है, और भी इसमें बहुत सारे आते हैं, है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।